अनाथ बहनों के कटहल पकोड़े की सफलता। चंपारण गांव में सीता और गोधन नाम का गरीब दंपत्ति रहता था, जिनकी दो बेटियां थी, बुलबुल और बबीता। 2 साल पहले गरीबी में सीता का स्वर्गवास हो चुका था। उनके घर का ढांचा बेहद कमजोर हो चुका था, जो कब ढह जाए कोई नहीं जानता था। घर के आंगन में एक कटहल का पेड़ लगा हुआ था, जिसके हर एक डाल कटहल के गुच्छों से लबालब लदी हुई थी। गोधन रोजाना कटहल की गाछ पर चढ़कर कटहल तोड़कर उन्हें बेचने बाजार आता था। बदले में जो पैसे आते थे, उसी से घर का चूल्हा जलता। बबीता बेटी, मैं कटहल की गाछ पर चढ़ रहा हूँ, तुझे कटहल पकड़ाऊंगा तो लपक लेना। गोधन कटहल के एक डाल पर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा होता है कि कटहल की कच्ची डाली टूट जाती है और गोधन औंधे मुंह आंगन में गिर जाता है। पूरा आंगन उसके खून से सन जाता है और कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत हो जाती है। अपने बाबा को माफ कर देना बबीता बेटी, मैं तुम दोनों को इस दुखदाई दुनिया में अनाथ छोड़कर तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूँ। ऐसा मत कहो बाबा, आपके बगैर हम दोनों बहनों का क्या होगा। क्षण भर के भीतर ही गरीब गोधन मौत की गोद में समा जाता है। ये देखकर दोनों अनाथ बहनें बिलख बिलख कर रोती हैं। दीदी, पिताजी को क्या हो गया है? क्या पिताजी हमें छोड़कर माँ के पास चले गए हैं? क्या ये भी माँ की तरह मर गए? हाँ बुलबुल, बाबा भी हमें छोड़ गए। अब हम दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा है। तू चुप हो जा, तू चुप हो जा मेरी बहन, तेरी जीजी अभी जिंदा है। काफी दिन बाद दोनों बहनें अपने पिता की मौत को भूलकर भूख की आग बुझाने के लिए कमाने की होड़ में जुट जाती हैं। अब बबीता और बुलबुल अपने पिता के ठेले पर कई सारे कटहल लाद कर गाँव-गाँव घूमकर बेचा करती हैं। कटहल ले लो कटहल, कच्चे कच्चे कटहल, मलाईदार कोफ्ते वाले कटहल। आओ काकी, आओ चाची, ले जाओ सस्ते कीमत पर कच्चे कटहल। दोनों गरीब बहनों के लाख बुलाहट के बावजूद भी कोई उनके कटहल नहीं खरीदता। अरे मोरी मैया, मुझे तो लगा कि तुम दोनों बहनें कटहल का अचार बेच रही हो, इसीलिए दौड़ी दौड़ी ठेले पर आ गई, मगर तुम तो ये कच्चे कटहल बेच रही हो। अरे कटहल की तरकारी से तो मन भर गया है, ले जाओ। चंपा का फीका रुझान देखकर दोनों बहनें कटहल बेचने के लिए आगे बढ़ जाती हैं, मगर कोई भी उनके कटहल नहीं खरीदता। दोनों बहनों ने कई दिनों तक कटहल बेचने की लगातार कोशिश की, मगर कोई नतीजा नहीं निकलने पर उनकी हिम्मत जवाब दे गई। दीदी, आज कितने दिन बीत गए, मगर कोई भी हम बहनों के कटहल खरीद ही नहीं रहा। पता नहीं बुलबुल, कोई कटहल क्यों नहीं खरीद रहा। शायद ग्राहकगण बाबा के साथ भी कटहल देखकर ऐसा ही रुझान कायम करते थे, इसीलिए हर दिन कटहल बच जाता था। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारे कटहल की कीमत फर्श से अर्श छुए। दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ बना दो ना। बबीता झटपट से रसोई में आकर राशन के डिब्बे टटोलती है, जहां उसे थोड़ा सा बेसन मिलता है। सारा राशन खत्म हो चुका है, बस ये थोड़ा सा बेसन ही बचा है। बबीता बचे हुए बेसन से जल्दी से कटहल के पकौड़े बनाकर बुलबुल के सामने परोस देती है, जिसे खाने के बाद बुलबुल बड़ी बहन की बड़ाई में बोल पड़ती है। अरे वाह दीदी, कितने स्वादिष्ट और करारे कटहल के पकौड़े बनाए हैं आपने, मजा आ गया। बुलबुल, तुम्हें मजा आ गया और मुझे आइडिया आ गया। अब मुझे क्या करना है, कल से हम दोनों बहनें कटहल बेचने के बजाय उन कटहल के पकौड़े बनाकर बेचेंगे। अगले दिन दोनों बहन पेड़ से ताजे कटहल तोड़ उन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में बांट बेसन में मसाला बुरक कर उन्हें बेसन में लपेट कर पकौड़े तलकर उन्हें 3 दिन तक ग्राहकों को मुफ्त में खिलाती है, जिससे कई ग्राहक उनके पकौड़ों के दीवाने बन जाते हैं। लोग एक दूसरे से सुनकर उनके पकौड़े खाने के लिए आने लगे थे। पकौड़े खाओ पकौड़े, ताजे कटहल के पकौड़े, एक बार खाओगे स्वाद भूल नहीं पाओगे। कटहल के पकौड़े का नाम सुनकर चटोरी चंपा खुशबू से खींची चली आती है। अरे, क्या तुम दोनों ही वो बहनें हो जो कटहल के पकौड़े बेचती हो? हाँ चाची, बड़ा नाम सुना है तुम बहनों का। कहो, कैसे बेच रही हो कटहल के पकौड़े? 10 के 5 पकौड़े चाची। फिर तो मुझे भी 1 प्लेट कटहल के पकौड़े लगा दो। कटहल के पकौड़े खाकर चंपा का चेहरा खुशी से झूम उठता है और वो कहती है, अरे वाह, क्या कटहल के पकौड़े बनाए हैं तुम बहनों ने। इस पकौड़े के आगे तो पूरी पकवान भी फीके पड़ गए।
एक प्लेट और पकोड़े खिलाओ। चंपा को कटहल के पकोड़े इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो पूरे 5 प्लेट पकोड़े खाकर पचा जाती है और बबीता के हाथ में 50 रुपए दे देती है। ये लो बेटी, पकोड़े के पैसे। शुक्रिया चाची। बबीता दीदी, कटहल के पकोड़े से तो हमने पहली मोहनी में ही पूरे 50 कमा लिए। कितनी खुशी की बात है ना? हाँ बुलबुल। फिर दोनों बहनें पकोड़े से ठाक मठेल ठेले को लेकर बाजार के बीचों बीच आ खड़ी होती हैं, जहां लोग पकोड़े की लुभावनी खुशबू से खींचे चले आते हैं। पकोड़े खाओ पकोड़े, कटहल के करारे पकोड़े, कैरी की चटनी के साथ खाओ स्वादिष्ट पकोड़े। वाह, पकोड़े की खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। जरा जल्दी से गर्मा गर्म एक प्लेट पकोड़े तो लगा दो। अभी लगाती हूँ काका। बबीता झटपट से कढ़ाई में कटहल के पकोड़े को गर्म करके सुखबीर के आगे परोस देती है, जिसे खाकर सुखबीर भी बाकियों की तरह दोनों बहनों की वाहवाही करता है। ओए होए 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 होए, ओ क्या कमाल के पकोड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि पकोड़े नहीं है बल्कि चिकन के पीस के पकोड़े खा रहा हूँ। ये कटहल के पकोड़े पापड़ के जैसे करारे हैं और इसका स्वाद तो मेरे मुंह में घुल मिल गया है। शुक्रिया काका। ठंड में ठिठुरते इंसान को गर्मा गर्म पकोड़े और साथ में चटनी मिल जाए, एक प्लेट पकोड़े और दे दो। स्वाद से भरपूर होने के कारण सुखबीर कई प्लेट कटहल के पकोड़े खा जाता है। हर दिन के साथ दोनों बहनों के पकोड़े लोगों के बीच बढ़ चढ़कर छा जाते हैं, जिसके साथ बाजार की बड़ी भीड़ पकोड़े का लुत्फ उठाने के लिए वहां चली आती और कटहल के पकोड़े बेचकर गरीब अनाथ बहनों का जीवन पटरी पर पहुंच जाता है। बबीता दीदी, ग्राहकों के बीच हमारे कटहल के पकोड़े खाने की खुमारी परवार चढ़ चुकी है। पहले तो ठेले पर पकोड़े बेचते हुए शाम ढल जाती थी, मगर आजकल तो हमारे कटहल के पकोड़े दोपहर से पहले ही सफा चट हो जाते हैं। मेरे पास इसका हल है बुलबुल। क्यों ना हम अपने कटहल के पकोड़े के स्वाद को टी स्टॉल से जोड़ दें। सर्दियां शुरू हो चुकी है, ऐसे में हर इंसान को चाय पकोड़े खाना बेहद पसंद होता है। ऐसे में अक्सर चाय पीने आने वाले शख्स कुछ स्नैक्स की तलाश करते हैं। जब उन्हें हमारे दुकान पर कड़क चाय के साथ कटहल के करारे पकोड़े खाने को मिलेंगे तो लोगों में हमारी दुकान के लिए रुचि बढ़ेगी और उससे हमारे कमाई का इजाफा होगा। अरे दीदी, ये तो सचमुच अच्छा मौका है। दोनों बहनों का प्रयास कम समय में बड़ी छाप छोड़ता है। वो बाजार में एक बड़ी सी दुकान खरीदकर कटहल के पकोड़े और चाय से एक सुनहरी शुरुआत करती। धीरे धीरे ग्राहक भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाते हैं। देखते ही देखते उनके कटहल के पकोड़े खाने वालों की पहली पसंद बनकर छा जाते हैं और दुकान बड़े रेस्टोरेंट में बदल जाता है। फिर एक दिन रुबीना नाम की एक रईस लड़की उन दोनों बहनों के रेस्टोरेंट में कदम रखती है। सुनो जरा, एक प्लेट कटहल के पकोड़े लाना प्लीज। जी मैडम, अभी लाई मैडम। कटहल के पकोड़े के साथ आप कड़क चाय लेना चाहोगी या कैरी की चटनी? दोनों। बबीता जल्दी से गर्मा गर्म कटहल के पकोड़े तलकर कड़क चाय और चटनी के साथ रुबीना को परोसती है। ये लीजिए। जैसे ही रुबीना कटहल के पकोड़े को खाती है, उसकी जुबान पकोड़ों के स्वाद से घुल मिल जाता है। वाह, ये कटहल के पकोड़े तो बहुत यमी और क्रिस्पी है। मेरे दोस्तों ने मुझे जैसा कहा था, तुम्हारे कटहल के पकोड़े का स्वाद एकदम वैसा ही लाजवाब है। वैसे ही कटहल के पकोड़े KFC के चिकन पीस का स्वाद दे रहे हैं। शुक्रिया मैडम। इस तरह कम उम्र में दोनों बहनें कटहल के बेहतर स्वाद से बने पकोड़ों से लोगों के बीच रोजाना सुर्खियां बटोरती हैं। आज बदहाली उन अनाथ बहनों के जीवन से दूर हो चुकी थी। अब वो गरीबी की जीवन नहीं काट रही बल्कि असल मायनों में जीवन जी रही हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपने भी कभी कटहल के पकोड़े बनाए हैं? अगर बनाए हैं तो कैसे लगे हैं आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिश्नोई गांव के अंतिम छोर में बसा एक घर था जिसका ढांचा बेहद पुराना पड़ चुका था। उस घर में चंदा और पूर्वी नामक एक गरीब सास बहू का बसेरा था। क्या हुआ सासू माँ, किस सूप के सागर में गोते लगा रही हैं आप? कछु नहीं बहुरिया, महीना भर हुई गल, मगर अब तक शहर से अजीत का मनी ऑर्डर नहीं आया। आज डाकघर जाके देखे पड़ी। माँ जी वो, अरे बोलना बहुरिया, तो हर सास काहे सुखबुगत है? माँ जी अब दादी बनने वाली हैं। का सचमुच? कितने बखत बाद हम दिन दुखियारी के घर में खुशी की खबर मिली है। हम आज ही अजीत के खबर पहुंचा देब। चंदा ये कह ही रही थी कि डाकिया उनकी दहलीज पर दस्तक देता है। क्या बात है चंदा, तू तो पंछी की तरह चहचहा रही है। अरे नागा भाई, अभी हम डाकघर ही जाए के रहे, इतने में तुम पधार पड़े।
हाँ, शहर से अजीत का संदेश आया है। डाकिया चिट्ठी देकर चल देता है। तभी पूर्वी चिट्ठी को पढ़ना शुरू करती है, जिसके साथ उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। का हुआ बहुरिया, ऐसन भी का लिखा है? इमा जौन के पड़त तोहर चेहरा पीला पड़ गवा। सासू माँ, अजीत इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके हैं। कारखाने में भीषण आग में सभी मजदूर ढेर हो गए। बदकिस्मती से अजीत का नाम भी उसमें शुमार था। इस दुखद संदेश से दोनों सास बहू को गंभीर आघात होता है। उनका दुखी मन सोब के सागर में सराबोर हो जाता है। इस बीच सप्ताह भर बीत जाता है। जौने दफ्तर में हमरा अजीत इतना बरस मेहनत किया, पल भर में उस सबन पल्ला झाड़ लिए। माँ जी, जो बीत गया उसे भूलने में ही भला है। पाई पाई जोड़कर मैंने 500 रुपए इकट्ठा किया है। इन 500 रुपयों से हम पकौड़े बेचने का व्यापार करते हैं। हाँ बहू, पेट पाले के वास्ते खटनी करे पड़ी। पूर्वी के दिए पैसे से चंदा पकौड़े बनाने की सामग्री मोल ले आती है और एक साथ पकौड़े बनाकर उन्हें एक पुराने से ठेले पर लाद कर बेचने के लिए बाजार के बीचों बीच आकर खड़ी हो जाती है। पकौड़े खा लो भैया, गर्मा गर्म प्याज पालक के चटकदार पकौड़े खाओ, मुंह का स्वाद बढ़ाओ, आओ आओ आओ। पकौड़े की खुशबू से मांदा गजोधर तेज कदमों से पकौड़े से सजे ठेले पर आकर कहता है, क्या बात है काकी, इस बढ़ते बुढ़ापे में आवाज तो बड़ी बुलंद है तुम्हारी। क्या भाव बेच रही हो पकौड़े? भाई साहब, 15 रुपए के 1 पाव पकौड़े हैं और आधे किलो पकौड़े 25 रुपए के। कहिए कितना दूं? आधे किलो पर 5 रुपए की छूट। एक काम करो, पाव भर पकौड़े पैक कर दो और पाव भर प्लेट में परोस दो। जी जैसा आप कहें। पूर्वी झटपट पकौड़े परोस कर उसे दे देती है। पकौड़े खाकर वह शख्स सास बहू की वाहवाही करते हुए कहते हैं, अरे वाह, इन प्याज और पालक के पकौड़े के आगे तो पनीर के पकौड़े भी फीके पड़ जाएंगे। बड़े स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं भाई। शुक्रिया भाई जी। गजोधर के बाद इक्के दुक्के ग्राहक सास बहू के पकौड़े खाने के लिए उनके ठेले पर आते हैं। समय गुजरता है। बहुरिया, देख सांझ की बेला हो चली है, घर चले के चाही। तू भी थक गई हुई है। गर्भावस्था में सवेर से एक पांव पर ठाड़ होकर पकौड़े तलत है। हाँ माँ जी, चलने के सिवा दूजा चारा भी नहीं, क्योंकि सारे पकौड़े खत्म हो गए हैं। अब बेचने को कुछ नहीं बचा। दोनों सास बहू घर आकर पैसे गिनती हैं। माँ जी, आज की कुल कमाई 1000 हुई है, जिसने हमारी 500 की लागत लगी थी। माने कि पहले ही रोज 500 का मुनाफा हुआ है। पुरनिये 100% सच बोल गए हैं कि कौनों के चक्री करे से बेहतर आपन दुखड़ा धंधा है। हाँ माँ जी, बिल्कुल। अब इन 500 से हम कल और ज्यादा बढ़ाकर पकौड़े बनाएंगे। अगले दिन जहाँ सारा बिश्नोई गांव नींद में था, वहीं सास बहू तड़के सवेर जागकर पकौड़े बनाने में जुट जाती है। जल्दी जल्दी हाथ चला बहुरिया, आज हम दोनों सास बहू भोर से पकौड़े बेचे ही तो दुगनी कमाई हो ही। दोनों सास बहू पकौड़े बनाकर उन्हें ठेले पर सजाकर बाजार आती है। अरे आओ भैया, पेश है सास बहू के गर्मा गर्म नरम नरम प्याज पालक के पकौड़े एकदम सस्ते शुल्क में। तभी गजोधर अपने साथ एक शख्स को लिए चला आता है। देख धीना, यही वो पकौड़े की दुकान है। कम दर में दमदार पकौड़े बेचती हैं ये सास बहू। अरे अब तुम बखान बंद करके ऑर्डर तो दो। अरे ओ पकौड़े वाली बहन, जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े लगा दो। जी अच्छा, आप दोनों बैठिए, बस पकौड़े तैयार हैं। एक ओर प्रेग्नेंट पूर्वी पकौड़े तलती, वहीं दूजी ओर चंदा ग्राहकों को पकौड़े परोसती। हर एक दिनों के साथ पकौड़े से सास बहू की आमदनी बढ़ती चली गई। चंदा भरसक गर्भवती बहू का हाथ बटाती महीने भर के भीतर सास बहू के पकौड़े परवानों पर पहुंच चुके थे। फिर एक रोज जब दोनों सास बहू अपने पकौड़े के ठेले के साथ खड़ी थी, तभी जोरों शोरों से बादल गरजते हैं, जिसे देख चंदा बोलती है, ये का एक आसमान काली बरसाती बदरी में कैसन बदल गवा। बेड़ा गर्खो, एक बहु बरसात होए वाली है। माँ जी, चलिए उस बड़े बरगद के नीचे, अगर पकौड़े भीग गए तो पकौड़े की बर्बादी के साथ सारा पैसा पानी में बह जाएगा। सास बहू पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती हैं।
सारा दिन मूसलाधार बारिश के बाद सांझ को बादल छटने पर वह दोनों हताश होकर घर आती हैं। जाने कौन मुए का मुंह देखे रहे जे आज बोहिनी बट्टा भी नहीं हुआ। माँ जी, सावन भादो का मौसम शुरू हो गया, अब बिना दुकान लिए बात नहीं बनेगी। मगर बहुरिया, बाजार के दुकान का भाड़ा जानत है ना तू? बखूबी माँ जी, अगर हम सास बहू पकौड़े के संग चाय शामिल कर दे तो दुगना दाम कमाया जा सकता है। क्या बात है बहुरिया, तेरी सोच तो एकदम बिजनेसमैन जैसन है। पूर्वी 2500 रुपए भाड़े पर एक दुकान खरीद लेती है। दुकान के बाहर लगे बोर्ड पर साफ शब्दों में सास बहू के चाय पकौड़े लिखा था। साथ ही दुकान में भांति भांति के पकौड़े भरपूर थे। चाय की मनमोहक महक से लोग उनकी दुकान को देख खींचे चले आते। तभी बनवारी नामक एक शख्स अपने कुछ साथियों के संग उनकी दुकान पर आता है। अरे इस बार की बरसात ने तो अति मचा दिया भाई। सही बोले तो बनवारी भाई, निष्दिन बूंद बांदी होवत है। अरे जरा 4 कप चाय बनाना बिटिया। बस अभी बनाती हूँ काका। अरे बनवारी भाई, सिर्फ सूखी चाय नीकी नहीं लागी, 2-4 पकौड़े से पेट पूजा भी कर लियो। ठीक है बिटिया, सभी पकौड़े में से एक एक प्लेट परोस दो। जी अच्छा काका। अब बहुरिया, तू तनिक सुस्ता ले, हम संभालत है। माँ जी मैं करती हूँ ना। बहुरिया, इस गर्भावस्था में तू अपने शरीर से ज्यादा काम करत है, थोड़ा बहुत अपनी सास को करने दे। चंदा झटपट हाथ चलाकर बैठे हुए ग्राहकों के बीच चाय पकौड़े परोस देती है। बढ़ते दिनों के साथ चाय पकौड़े बेचकर सास बहू बहुतायत पैसे बटोरने लगती हैं और दिन सप्ताह और सप्ताह 6 माह के मंजर में बदल जाते हैं। उनके दुकान पर आधे दर्जन व्यक्ति संलग्न हो चुके। उस सुबह छत के मुंडेर पर खड़ी सास बहू अपने नए बड़े घर को निहारते हुए कहती हैं, बहुरिया हमके तो भरसक भरोसा ही नहीं होवत है कि हम गरीब की गुमटी छतनुमा सुंदर घर के सांचे में ढल गवा। माँ जी, हम सास बहू सुकड़े सफर में बिना रुके थके चलते गए। इस सफलता का श्रेय हमारे हौसले और खासकर हमारे चाय पकौड़ी की दुकान के बलबूते हासिल हुआ है। कई मुश्किलों के पड़ाव को पार करके आज आखिरकार हम दिन दुखियारी सास बहू का सपना साकार हो गया। चलिए माँ जी, इस सुनहरे सुबह का सूरज हम सास बहू का इंतजार कर रहा है, दुकान पर चलना होगा। दोनों सास बहू दुकान पर दस्तक देती हैं। उनकी चाय पकौड़ी की दुकान मानो 5 सितारा होटल में बदल चुका था, जिसे साफ शब्दों में सास बहू की सफलता साझा हो रही थी। आज सास बहू की चाय पकौड़ी की दुकान बिश्नोई गांव में पहचान की मोहताज नहीं। उनके दुकान पर निष्दिन दूर दराज के लोग उनके बने चाय पकौड़े का स्वाद चखने आया करते हैं। महज कुछ मर्तबा पहले जो सास बहू घनघोर गरीबी से जूझ रही थी, आज उनकी छवि बिश्नोई गांव की सबसे धनी औरत की श्रेणी में शुमार है। सच है साथियों, सफलता भी उनके ही कदम चूमती है जो धीरज धरकर अंत तक प्रयासरत रहें। गोरेगांव में रहने वाली शिल्पा देवी के 2 बेटे थे, राजेश और गोपाल। एक सवेर शिल्पा कहती है, गोपाल, राजेश, बेटा तुम दोनों तो जानते ही हो कि सालों पहले तुम्हारे पिता के दुनिया से चले जाने के बाद से मैंने तुम्हें अकेले ही पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। अब तुम कद और पद दोनों में काबिल हो चुके हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ब्याह करके अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी पा लूं। अगर तुम्हारी नजर में कोई है तो अपनी माँ से बेझिझक बता दो। माँ, आपके बेटों के जिगर में सिर्फ उसकी जन्नी बसती है, यानी कि आप माँ, आप जिसे हमारे लिए ढूंढेंगी हम उन्हीं से शादी करेंगे। ठीक है, फिर बहू लाने की जिम्मेदारी मेरी। उस दिन से शिल्पा अपने बेटों के ब्याह के लिए लड़कियां तलाशने लगती है। आखिर में उसकी ये तलाश प्राची और पुनीता नाम की 2 बहनों पर खत्म होती है, जिसके बाद शिल्पा अपने बेटों की शादी करके बन जाती है 2 बहुओं की सास। ससुराल की दहलीज पर खड़ी बहुओं को देखकर शिल्पा की देवरानी काशी कुड़ते हुए कहती है, भगवान झूठ ना बुलाए जेठानी जी, मगर इतने बाजे गाजे के साथ गरीब घर से आई बहुओं के स्वागत में नोट खर्च करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अरे मगर पैसे भी तो इनके पतियों की खून पसीने की कमाई है, फिर तेरा कलेजा क्यों फट रहा है काशी? हाँ, काशी है ही कौन, जा रही हूँ मैं। काशी कहने को तो शिल्पा की सगी देवरानी थी, मगर शिल्पा के लिए 100 दुश्मन की एक दुश्मन थी। समय बीतता है, दोनों नई नवेली बहू घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगती हैं। एक रात खाने की मेज पर
सास अपनी दोनों बहुओं की बड़ाई करते हुए कहती है, सच बहू, जब से मेरे सूने घर में तुम बहुओं के पांव पड़े हैं, सारा घर बार चहक उठा है। अकल शक्ल की धनी होने के साथ हाथों में भी मां अन्नपूर्णा का बसेरा है तुम्हारे। माँ जी अब बस भी कीजिए, और कितनी तरफदारी करेंगी हमारी। हाँ माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप हमारी बड़ाई कर रही हैं, वरना हम बहनों की किस्मत ऐसी कहाँ होती कि सास के रूप में माँ मिलती। सास बहू अभी बातें कर ही रही थी कि शिल्पा के बेटे घर आते हैं। अरे राजेश, गोपाल, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों मुरझाया हुआ है? गोपाल जी बताइए ना, आपके चेहरे पर ये कैसी चिंता उभरी हुई है? हमारी नौकरी चली गई माँ। जिस दफ्तर में हम काम कर रहे थे वो घाटे के कारण बंद हो गया। मालिक ने आखिर में अपने हाथ खड़े कर दिए। हे भगवान, इस महंगाई के जमाने में बिना काम काज के कैसे जलेगा घर का चूल्हा। सासू माँ परेशान मत होइए, भले ये एक रास्ता बंद पड़ गया मगर सोचने से कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बहुओं के समझाने बुझाने से शिल्पा शांत हो जाती है। अगली सुबह, कैसी हो जेठानी जी, खबर मिली कि तुम्हारे बेटों की नौकरी चली गई। ये बैरन बहुएं तो अपशगुनी निकली। शादी को महीना भर भी नहीं बीता और पति को निकम्मा करके घर बैठा दिया। वैसे जेठानी जी, बुरा मत मानना, मगर आप आते ही जेठ जी को पचा गई थी और बहुओं ने पति को बेरोजगारी की बेड़ियों में बांध दिया। काशी के कड़वे बोल सुनकर शिल्पा की दोनों बहू से झड़पते हुए कहती हैं, बस कीजिए चाची जी, हमारे घर की दहलीज पर खड़ी होकर आप हमारी सासू माँ को नीचा दिखा रही हैं। अपनी कड़वी जुबान लेकर चली जाइए यहाँ से। अरे रुकना भी कौन चाहता है यहाँ। इसके बाद दोनों बहू काम की खोज में निकल जाती हैं। तभी उन्हें एक पेड़ की ओट से सटी बैठी बुढ़िया ठंड में ठिठुरते हुए दिखती है। अरे अम्मा, आपको तो सर्दी लग रही है। मगर मैं क्या करूं बेटी, मुझ बुढ़िया के पास सर्दी से बचने का कोई साधन नहीं है। बुढ़िया का दुख देखकर बिना देरी किए पुनीता अपनी शॉल और मुट्ठी में बंधे पैसे उसे देकर कहती है, ये लो अम्मा, इन पैसों से खाना खरीद कर खा लो। अचानक वह बुढ़िया मां अन्नपूर्णा का भेष धर लेती है। उनके हाथों में कुछ अद्भुत टिफिन टिमटिमा रहा था। हे देवी, आप कौन हैं? मैं अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा हूँ। मैं तुम्हारे घर की घटी से रूबरू हूँ। बावजूद इसके तुम गरीब के लिए खरी उतरी, इसलिए ये जादुई टिफिन तुम रखो। तुम जो भी भोजन इससे मांगोगी, ये टिफिन विशाल आकार का होकर उस खाने से भर जाएगा। इसी के साथ देवी अदृश्य हो जाती हैं और दोनों बहू वह जादुई टिफिन बॉक्स लिए घर आकर अपनी सास को सारी बात बताती हैं। क्या सचमुच बहू? हाँ माँ जी। सुनो जादुई टिफिन, जल्दी से राजमा चावल से भर जाओ। बहू के इतना बोलते ही एक सुनहरी रोशनी टिफिन के इर्द गिर्द जुगनू के जैसे टिमटिमाने लगती है और अगले ही पल टिफिन विशाल आकृति का होकर राजमा चावल से भरपूर हो जाता है। ये देख सास बहू के उदास आंखें खुशी से झिलमिला उठती हैं। ये तो सचमुच में जादुई टिफिन है, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। क्यों ना इन जादुई टिफिन का स्वाद घर घर पहुंचाया जाए, इससे लोगों को अच्छा स्वाद मिलेगा और हमें रोजगार का बड़ा अवसर। पुनीता प्राची की सोच में सहमति जाहिर करती है। दोनों बहू जादुई टिफिन में भरे खाने को कई सारे टिफिन में भरकर उन्हें झोली में लेकर गांव में बेचने निकलती हैं, जहां चीनू नाम का एक बच्चा बोलता है, रुको आंटी, मैं भी आपके टिफिन का खाना चखना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, ये खाना बेहद स्वादिष्ट है जिसका मूल्य महज 10 रुपए है। अरे वाह, फिर तो एक टिफिन मुझे भी दे दो। दोपहर बीतने तक दोनों बहू के खाने की टिफिन खत्म हो जाती है और वह घर आती हैं। ये देखो माँ जी, आधे ही पहर में हमने 500 की कमाई की है, मगर कल से हमें जादुई टिफिन से दुगना खाना लेना होगा। दोनों बहू जादुई टिफिन का इस्तेमाल न सिर्फ बाहर की बिक्री के लिए बल्कि घर के खाने में भी किया करती। जादुई टिफिन, इसी पल कढ़ी चावल से भर जाओ। एकाएक जादुई टिफिन बड़ी टिमटिमाहट के साथ कढ़ी चावल से लबालब भर जाते हैं और खाने की खुशबू पूरे घर में घुल मिल जाती है। शुक्रिया जादुई टिफिन, मगर क्या तुम इन कढ़ी चावल को टिफिन से भर दोगे? अगले ही पल जादुई टिफिन के भीतर से कढ़ी चावल से भरपूर कई सारे टिफिन की बौछार लग जाती है और दोनों बहू टिफिन व्यापार के लिए निकल पड़ती हैं, जहां टिफिन से भरे खाने की खुमारी गुजर रहे सुट बूट पहने प्रेमानी नामक एक शख्स से टकराती हैं। टिफिन ले लो, जादुई स्वाद से भरपूर खाने का टिफिन। जरा ठहरिए, क्या मैं आपके खाने के टिफिन का टेस्ट चख सकता हूँ?
हाँ हाँ क्यों नहीं सर, ये लीजिए। जैसे ही प्रेमनी टिफिन में भरे जादुई खाने को टेस्ट करता है तो वह बहुओं की तरफदारी में बोल पड़ता है। वाह, आपके हाथों में तो जादू है, इतना उम्दा खाना बनाया है आप दोनों ने, वाह। सर आप इस गांव में नए आए हैं क्या? आपको आज से पहले नहीं देखा। हाँ, मैं गांव के स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। अगर आप अपने टिफिन व्यापार को बच्चों के लिए बनाएं तो बच्चे बड़ी चाहत से खाएंगे, क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है और संतुलित भी है। मैं प्रतिदिन आपको पैसे दे दूंगा। दोनों फौरन ही हामी भर देती हैं। फिर अगली सुबह, हमारे जादुई टिफिन जल्दी से छोले पूरी से भरे 300 टिफिन दे दो, जिसे खाकर बच्चों का तन मन झूम उठे। फिर जादुई टिफिन के भीतर से बड़ी टिमटिमाहट के साथ बहुतेरे खाने के टिफिन की ढेर लग जाती है, जिन्हें लेकर दोनों बहू स्कूल के बच्चों को बांटती हैं। सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर जादुई टिफिन से मिले खाने का स्वाद चखते हैं। हर दिन के साथ दोनों बहू के जादुई टिफिन के खाने का स्वाद स्कूल, गांव, हाल्ट, बाजार में सुर्खियां बटोरने लगता है। सचमुच आप दोनों बहुओं के टिफिन के खाने के जादू ने बच्चों के शरीर में जान डाल दी है। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ रहा है। अपनी बड़ाई सुनकर दोनों बहू के दिमाग में जादुई टिफिन की छवि उभर आती है और वह घर आती हैं। बहू, जरूर मैंने पिछले जन्म कोई पुण्य किए थे जो तुम जैसी मेहनती बहू पाई। इस जादुई टिफिन के व्यापार को बढ़ाने में तुम दोनों ने अपनी जान लगा दी, वरना आज हमारे घर में खुशियों की चहल पहल नहीं बल्कि गम और गरीबी के बादल छाए होते। माँ जी, ये सब कुछ जादुई टिफिन का साथ है, जिसने हमें भूखे न मरने दिया, बल्कि आज हमारे जादुई टिफिन व्यापार ने सभी के दिलों में जगह बना ली। जादुई टिफिन के जादूगरी के साथ दोनों बहू ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर लोगों में अपनी पहचान बना ली। साथियों, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो बुरे हालातों में भी कोशिश करते हैं। सरोजनी अपने पिता मनोहर के साथ रहा करती थी। सरोजनी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तब से उसके पिता मनोहर ने ही उसका देखभाल किया था। एक पिता होने के नाते उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई थी। सरोजनी अब शादी के लायक हो गई थी और वो अपनी बेटी सरोजनी की शादी एक नुपुर नाम के लड़के से करने वाला था। नुपुर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अच्छा खासा कमाता भी था। वहीं दूसरी तरफ नुपुर की माँ को एक संस्कारी, आज्ञाकारी और घरेलू लड़की चाहिए थी, लेकिन सरोजनी को तो खाना भी बनाना नहीं आता था। अरे बेटी सरोजनी, अब मैं क्या बताऊं, एक पिता के जितने फर्ज थे वो सब तो मैंने अदा कर दिए, लेकिन एक माँ का फर्ज मैं कभी नहीं निभा पाया। एक माँ अपनी बेटी को जिस तरह से संस्कार सिखाती है वो अलग ही होते हैं बेटा। अब मैं तुझे खाना बनाना सिखाता या फिर पैसे कमाता। अरे पिताजी, आप ऐसा क्यों कहते हो? आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है। ये तो मेरे ऊपर ही रह गया ज्यादा लाड़ प्यार के चक्कर में। मैंने कभी रसोई में ध्यान ही नहीं दे पाई। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अपनी पहली रसोई में अपने ससुराल वालों को ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन बेटा, तुम्हें तो खाना ही बनाना नहीं आता, अब तुम कैसे खाना बनाओगे? अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई नहीं पिताजी, मैं YouTube से देखकर सीख लूंगी। सरोजनी रसोई में पहुंचती है, जिसके बाद वो YouTube चलाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। पहली रसोई में तो मुझे कुछ मीठा बनाना होगा, इसीलिए मैं हलवा बनाना सीखती हूँ। सरोजनी हलवा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसका हलवा खराब हो जाता है। कभी उसके हलवे में पानी ज्यादा हो जाता है, तो कभी हलवा सूख जाता है, तो कभी हलवा जल जाता है। इतनी बार कोशिश करने के बाद भी सरोजनी एक स्वादिष्ट हलवा नहीं बना पाती, जिसके चलते सरोजनी रोने लगती है। अरे ये क्या, मुझसे तो एक हलवा भी नहीं बनाया जा रहा। अब पता नहीं मेरी सास मुझे कितना सुनाएगी। काश माँ मेरे पास होती तो मुझे हलवा बनाना सिखा देती। सरोजनी रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। तभी वहाँ ललिता की आत्मा सफेद साड़ी में प्रकट होती है और सरोजनी से कहती है, अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? मैं मर गई हूँ तो क्या हुआ? मैं मरने के बाद भी तुझे तेरी पहली रसोई के लिए अच्छे से तैयार कर दूंगी। ललिता अपनी बेटी सरोजनी को हलवा बनाना सिखाती है। जैसे जैसे ललिता सरोजनी को बताती है, सरोजनी वैसा ही करने लगती है, जिसके चलते सरोजनी इस बार बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरोजनी को हलवा सिखाने के बाद ललिता की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सरोजनी की शादी हो जाती है और वो अपने पति नुपुर के घर आ जाती है। तभी उसकी सास अनुराधा उसके पास आकर उससे कहती है, अरे बहू,
आज तेरी पहली रसोई है। देख, हमारे घर की बहू पहली रसोई में मीठे में जलेबियां बनाती है। आज तुझे जलेबियां बनानी है। जलेबियों का नाम सुनते ही सरोजनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो एकदम से कहती है, क्या कहा? जलेबी? अरे बहू, क्या हुआ? तू इतनी चौंक क्यों गई? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी जलेबियां बना कर लाती हूँ। जलेबियों का नाम सुनते ही सरोजनी का चेहरा फीका पड़ जाता है। इसके बाद वो रसोई में जाकर अपनी माँ को याद करने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो अपनी माँ से हलवा बनाना सीख कर आई थी, लेकिन अब तो माँ जी को जलेबी खानी है। अब मैं क्या करूँ? सरोजनी ऐसा सोच सोच कर रोने लगती है कि तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट होती है और वो उससे कहती है, अरे बेटी, मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ऐसा कहकर ललिता के हाथों से एक रोशनी निकलती है जो सरोजनी के हाथों में आ जाती है। अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद ब खुद जलेबियां बना लोगी। तुम्हारे हाथों में मैंने जादुई शक्तियाँ दी है, जिसके चलते तुम बहुत ज्यादा स्वादिष्ट जलेबियां बनाओगी। ऐसा कहकर ललिता वहाँ से गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद सरोजनी के हाथ अपने आप ही काम करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सरोजनी के जादुई हाथ जादुई जलेबी बनाते हैं। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे हाथों से इतनी अच्छी जलेबियां बन सकती है। ये तो कमाल ही हो गया। सरोजनी तुरंत जादुई जलेबियां बनाकर एक प्लेट में सजा देती है, जिसके बाद वो जादुई जलेबियां अपने परिवार वालों को खिलाने के लिए ले जाती है। सबसे पहले वो अपनी सास को जलेबियां देती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म जलेबियां बनाई है। अरे वाह बहू, तू तो 5 मिनट में जलेबियां बनाकर ले आई। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी जल्दी तूने जलेबियां बना भी ली। अरे माँ जी, ये तो मेरे हाथों का टैलेंट है। तभी सरोजनी की जेठानी कहती है, अच्छा, तुम्हारे हाथों में जलेबियां बनाने का टैलेंट है। इसका मतलब क्या तुम बावर्ची थी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये सब तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। सब लोग जलेबियां खाकर सरोजनी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। इतनी स्वादिष्ट जलेबी तो मैंने कभी नहीं खाई। ऐसी जलेबी तो तमन्ना ने भी अपनी शादी में नहीं बनाई थी। अरे आखिर पत्नी किसकी है? अरे बेटा, ये मत भूल, तेरी पत्नी को तो मैंने ही पसंद किया था तेरे लिए। ये तो मेरी पसंद की बहू है। सभी लोग सरोजनी की प्रशंसा करने लगते हैं, जिसके चलते तमन्ना मुंह बना लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे हर रोज घर के सभी लोग सरोजनी से जलेबियां बनवाने लगते हैं। अरे सरोजनी बेटा, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। एक काम कर, अपने हाथों की स्वादिष्ट जलेबी बनाकर रख लेना। तुम्हारे हाथों की जलेबी खाकर सभी मेहमान तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। जी माँ जी, मैं अभी बना कर ले आती हूँ। सरोजनी जैसे ही रसोई में जाती है, रसोई में कोई भी नहीं होता। तभी उसके सामने उसकी माँ ललिता प्रकट होती है। अरे सरोजनी बेटा, मैंने तुम्हें जादुई शक्तियाँ दे दी, लेकिन ये बताना भूल गई कि अगर इस बारे में किसी को भी पता चला, तुम्हारी शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं ये राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी। सरोजनी की बात सुनकर ललिता वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन ये सारी बातें उसकी जेठानी सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो इसका राज मुझे ही पता चल गया। अब देखती हूँ ये जादुई जलेबियाँ कैसे बनाएगी। तमन्ना खुश होकर चली जाती है, जिसके बाद सरोजनी जलेबी बनाने लगती है। जलेबी बनाने के बाद जब सभी मेहमान सरोजनी के हाथों से बनी हुई जलेबियां खाते हैं, तो वो सभी सरोजनी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लगते हैं। जिसके बाद तमन्ना अपने मन ही मन सोचती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सरोजनी का जादुई जलेबी बनाने का राज तो मुझे पता चल चुका था, फिर ये जादू टूटा क्यों नहीं? दरअसल तमन्ना को सरोजनी की जादुई जलेबियां बनाने के राज का तो पता चल गया, लेकिन रोजाना जलेबी बनाते बनाते अब सरोजनी को आदत पड़ गई थी, जिसके चलते वो बिल्कुल परफेक्ट जलेबी बनाना सीख जाती है। अब उसे किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। हाय हाय हाय, कितनी गर्मी लग रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि आत्मा जलने वाली हो। ये जमीन के नीचे तो बिल्कुल आग बढ़ रही है, आग। शमशान घाट की जमीन के नीचे एक भूतिया गांव बसा होता है, जहां जो भी मर जाता है वो वहां पहुंच जाता है। उसी गांव में एक मोहिनी नाम की चुड़ैल गर्मी से बौखला रही होती है।
हाय हाय ओम फो, ये गर्मी तो पूरे दुर्राटे काट रही है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो यहाँ से बाहर जा रही हूँ। इतना कहते ही चुड़ैल शमशान घाट की जमीन के ऊपर से इंसानों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां बहुत जोर से बारिश हो रही होती है, जिसमें चुड़ैल धीरे धीरे भीगने लगती है। अरे वाह, कितनी मस्त मस्त बारिश हो रही है। बारिश में भीगते ही पूरा शरीर ठंडा ठंडा हो गया है, भेजा भी कूल कूल हो गया है। चुड़ैल शमशान घाट से निकलकर बारिश के मजे लेती हुए चलती रहती है। देखते ही देखते वो एक चाय पकौड़े के ढाबे के पास पहुंच जाती है। ओए होए, ये क्या चीज है? यहाँ तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इतनी बारिश में लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। लेकिन मैं इंसानों के बीच में इस तरह जाऊंगी तो ये लोग मुझसे डर के भाग जाएंगे। पहले मुझे अपना भेष बदलना होगा। इतना कहते ही चुड़ैल एक औरत के रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो चाय पकौड़े के ढाबे के अंदर चली जाती है। लोगों को चाय और पकौड़ा खाते हुए देखती है। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं? तभी चुड़ैल वेटर से कहती है, अरे ओ भाई साहब, जो ये लोग खा रहे हैं मेरे लिए भी लेकर आओ। थोड़ी देर में वेटर चुड़ैल के लिए चाय पकौड़े लेकर आ जाता है, जिसके बाद चुड़ैल चाय पकौड़े खाने लगती है। ओहो, क्या बात है, क्या स्वाद है। लेकिन इसे कहते क्या है? तभी चुड़ैल एक टेबल पर एक आदमी और एक औरत को बात करते हुए सुनती है। जानू, कितना मजा आ रहा है इस ठंडी ठंडी बारिश में चाय पकौड़े खाकर। हाँ डार्लिंग, आखिर ये फेमस चाय पकौड़े की दुकान जो है, इसके चाय पकौड़े तो इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। तभी चुड़ैल खुद से कहती है, अच्छा अच्छा, तो इसका नाम चाय पकौड़े हैं। ये तो बहुत ही प्यारे और स्वादिष्ट है। चुड़ैल पेट भर के चाय और पकौड़े खा लेती है, जिसके बाद चुड़ैल बारिश के मजे लेने के लिए बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बारिश में बाहर आकर भीगने लगती है, उसे बहुत कूल कूल लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर चाय पकौड़े के ढाबे के बाहर खड़े कुछ गरीब लोगों के ऊपर पड़ती है। अरे ये क्या, ये लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, बाहर क्यों खड़े हैं? तभी चुड़ैल उनके मन को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस चाय पकौड़े के ढाबे का मालिक बाहर निकल कर आता है और उन्हें भगाने लगता है। अरे तुम लोग फिर से आ गए। कितनी बार कहा है मेरे ढाबे के सामने मत खड़े हो या करो। तुम जैसे गरीब लोगों को एक बात समझ नहीं आती। अभी के अभी मेरे ढाबे के सामने से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मालिक, मालिक हम पर रहम कीजिए, देखिए कितनी जोर से बारिश हो रही है। अबे बुड्ढे, तुझे एक बात समझ नहीं आती ना? रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। दुष्यंत उस बूढ़े आदमी के ऊपर हाथ छोड़ देता है और उसे मारने लगता है। ये सब चुड़ैल से देखा नहीं जाता, जिसके बाद चुड़ैल दुष्यंत के पास जाती है और उससे कहती है, अरे तुम इन गरीब लोगों को क्यों मार रहे हो? आखिर इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना बड़ा चाय पकौड़े का ढाबा खोला है, क्या तुम इन गरीब लोगों को चाय पकौड़े नहीं खिला सकते? इतने अमीर होने के बाद इतना छोटा सा दिल है तुम्हारा। देखिए, आप इसके बीच में मत पड़िए, हम खुद ही इन्हें देख लेंगे। तभी दुष्यंत अपने कुछ वेटर्स को बुलाता है और अपने ढाबे के सामने से उन सभी गरीब लोगों को हटवा देता है, जिसके बाद वो अंदर चला जाता है। लेकिन चुड़ैल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो अपने मन ही मन सोचती है, ये आदमी तो बहुत निर्दयी है, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं, मैं इसे मार दूंगी। ये सोचकर चुड़ैल बारिश में भीगते हुए रात का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है, वो मौका देखते ही दुष्यंत के घर में घुसकर उसका गला घोंटकर मार देती है, जिसके बाद वो उसे मरा हुआ देखकर कहती है, अब देखती हूँ ये गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार कैसे करेगा। क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं इसी का रूप धारण करके इसके चाय पकौड़े के ढाबे को चलाऊं। चुड़ैल अपने आप को दुष्यंत के रूप में बदल देती है, जिसके बाद वो अगले दिन सुबह होते ही चाय पकौड़े की दुकान में पहुंच जाती है और सबसे पहले वो गरीबों के लिए चाय पकौड़े बनवाती है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद जब सुबह हमारी दुकान की शुरुआत होगी, सबसे पहले चाय पकौड़े बनकर गरीबों में बांटेंगे। चुड़ैल सभी वेटर से कहती है, ये निर्दयी दुष्यंत गरीबों के लिए इतना कैसे सोच रहा है? चलो, इसने गरीबों के लिए सोचा तो सही, लेकिन काश ये हमारे लिए भी सोच लेता। हम गरीब भूखे प्यासे यहाँ दिन भर काम करते हैं, लेकिन इसे हम में से किसी की भी कोई परवाह नहीं है। चुड़ैल को वेटर के मन की बात सुनाई पड़ जाती है, जिसके बाद वो सबसे कहती है, एक बात और,
तुम सभी यहाँ काम करते हो। जब भी तुम्हें भूख लगे या चाय पकौड़े खाने का मन हो तो तुम लोग भी बिना पैसों में खा सकते हो। ये सुनने के बाद सभी वेटर बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चुड़ैल दुष्यंत का रूप लेकर चाय पकौड़े की दुकान चलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत का परिवार उसका अंतिम संस्कार कर रहा होता है। उसके अंतिम संस्कार के बाद दुष्यंत का मुनीम उसके चाय पकौड़े की दुकान की खैर खबर लेने पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो दुकान के बाहर खड़ा होकर दुष्यंत के जैसे ही दिखने वाले एक आदमी को उसकी दुकान में देखता है तो वो अचंभित रह जाता है। अरे अरे, ये क्या? हमारी दुकान में तो कोई दुष्यंत का हमशक्ल बैठा है। लगता है दाल में कुछ काला है। ये सब मुझे दुष्यंत साहब जी के परिवार को बताना होगा। मुनीम तुरंत दुष्यंत के परिवार को जाकर दुष्यंत की चाय पकौड़े की दुकान के बारे में उन्हें सब बता देता है। अरे और तो और वहाँ पर दुष्यंत के जैसा हूबहू दिखने वाला एक आदमी भी बैठा है। जल्दी कुछ करना पड़ेगा और इसे पुलिस के हवाले करना होगा। मुनीम की बात सुनकर दुष्यंत की पत्नी और उसका बेटा तुरंत पुलिस के साथ चाय पकौड़े के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दुष्यंत की पत्नी उसके हमशक्ल को देखती है वो उससे पूछती है, कौन हो तुम और तुम्हारी शक्ल मेरे पति दुष्यंत की तरह क्यों मिलती है? शारदा की ये बात सुनते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। तभी चुड़ैल शारदा से कहती है, मैं शमशान घाट से निकली हुई एक चुड़ैल हूँ। मुझे वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, इसीलिए मैं वहाँ से निकलकर तुम्हारी दुनिया में आ गई। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने तुम्हारे पति को देखा। वो बहुत ज्यादा निर्दयी है और गरीबों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार भी करता है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। चुड़ैल शारदा को उसके पति के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद शारदा और उसके बेटे विवेक को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी शारदा चुड़ैल से कहती है, देखो मेरे पति जैसे भी थे उन्होंने बहुत बुरा किया, जिसकी सजा तुमने उन्हें दे दी। लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ और हाँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। इस चाय पकौड़े की दुकान में लोगों को चाय पकौड़े तभी मिलेंगे जब पकौड़े गरीब लोगों में बांटे जाएंगे। मैं तुम्हारी ही तरह गरीब लोगों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ, माँ बिल्कुल सही कहती है। तुम वापस अपनी दुनिया में चली जाओ। अब हम दोबारा किसी भी गरीब को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन याद रखना मैं कभी भी यहाँ पर आकर ये सब दोबारा से देख सकती हूँ। अगर मुझे दोबारा ऐसा होता हुआ नजर आया तो मैं तुम दोनों को भी जान से मार दूंगी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से अपनी दुनिया में लौट जाती है, जिसके बाद शारदा और विवेक चाय पकौड़े की दुकान को चलाने लगते हैं और गरीब लोगों का ध्यान रखते हैं।